तो ये कहाँ से आ रहा है? फंडामेंटल राइट्स हमें दे रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था जब संविधान बना था तब नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में इसमें जोड़ा गया, अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। आप अगर प्रियम्बल देखोगे, प्रियम्बल में बताया गया है कि इंडिया कैसा नेशन है, तो इसमें देखोगे ये वर्ड आया है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, ये तीन चीज़ है। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद। सोशलिस्ट कंट्री मतलब लोगों को क्या है? बराबरी का, मतलब हर एक वर्ग का उत्थान होना है, हर एक वर्ग के ऊपर ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप एक वर्ग को आगे बढ़ा रहे हो, दूसरे को पीछे ढकेल रहे हो, सबको आपको साथ लेके चलना है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, यानी सरकार के नज़रिए में सारा का सारा धर्म क्या है? बराबर है। सरकार ये नहीं करेगी कि इस पर्टिकुलर कोई धर्म को ऊपर उठाए और दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करे। सरकार के नज़र में, ये किसके? सरकार। आपके पास अपना चॉइस है कि आप कौन सा धर्म का पालन करते हो। ये आर्टिकल आपको दिया हुआ है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है कि कौन सा धर्म आपको चूज़ करना है, कौन सा अपनाना है, किसका पालन करना है, यह आपके ऊपर है। मगर सरकार के नज़रिए में सारे धर्म को, यानी सरकार क्या करेगा? कोई पर्टिकुलर सरकार का कोई धर्म नहीं, सिंपल वे में समझो तो सरकार का कोई धर्म नहीं है। सरकार अपने आप को इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल हर चीज़ में देखेगी। इसलिए देखते हो दंगे फसाद होते हैं तो सरकार का क्या मंशा होता है? पहले न्यूट्रलाइज़ किया जाए। न्यूट्रलाइज़ कैसे करता है? यहाँ का पुलिस ये नहीं करता कि इसको छांटता है, इसको पकड़ता है और पर्टिकुलर धर्म वाले को पकड़ता है, दूसरे को नहीं पकड़ता। जो जो क्राइम में होते हैं सबको पकड़ के लेके आए, चाहे दोनों तरफ का क्यों ना हो। अगर एक ही को पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा? और दंगा भड़क जाएगा। ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इंडिया जो है रिपब्लिक कंट्री है, मगर वहाँ का मोनार्की है। कहाँ? यूके का। हमने बहुत सारा चीज़ हमारे ऊपर, ब्रिटिश ने सबसे ज़्यादा क्या किया है? राज किया है। तो ब्रिटिश ने राज किया है तो ब्रिटिश का प्रभाव हमारे ऊपर आज के डेट में भी है। आज भी देखते होंगे कहीं पे जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश वाले ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करवाते हैं। बोला जाता है कि अंग्रेज़ तो चले गए मगर इंग्लिश को छोड़ के गए। आज के भी डेट में ये सब चीज़ है। मगर रिपब्लिक का मतलब क्या है कि आपका जो हेड होगा, इंडिया का जो हेड होगा, वो इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। और इंडिया में जब संविधान बना था तब आपका क्या कर दिया गया कि उसी टाइम पे महिलाओं हो या एक पर्टिकुलर एज फिक्स किया गया था। वो एज कितना था? 21। बाद में जाके इसको कितना कर दिया गया? 18। 18 साल कौन से प्राइम मिनिस्टर ने किया था? राजीव गांधी जी ने किया था। ठीक है। उस टाइम पे पहले जो 21 साल के अंदर, तो 21 साल जब निर्धारित, आप अगर 21 साल के हो चुके हो तो आप कोई भी रिलीजन के हो, आप कोई भी जेंडर के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वोट देने का अधिकार है। वही रिपब्लिक। और इंडिया का जो रिपब्लिक है वो मतलब इंडिया की जो राष्ट्रपति है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इंडिया का क्या होगा? चुना गया लोगों के द्वारा, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं, इनडायरेक्ट। मतलब आपने एमएलए एमपी चुना, उन्होंने वो पूरे देश के एमएलए एमपी में क्या करेंगे? राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में आप ही भागीदार हो, आप ही ने तुम एमएलए एमपी को चुना है और वही एमएलए एमपी क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। और राष्ट्रपति क्या है? पहला नागरिक है देश का, प्रथम नागरिक। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना पावर खुद का नहीं है,
और सारा का सारा डिसीजन किसके बेसिस पे, कौन किसके कहने पर लेगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह के साथ लेके कैबिनेट की मीटिंग होती है, वो कैबिनेट मीटिंग का फैसला राष्ट्रपति को पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति ये एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं कि आपको ये क्यों, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये करना अभी उचित है या नहीं है, ये पूछ सकते हैं उसके पास दोबारा, मगर इनकार करने का उनके पास राइट नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर को मना कर दे कि ये मत लाओ, ये मत करो। तो आपने देखा होगा इंडिया में चाहे किसकी भी गवर्नमेंट हो, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी, वो कांग्रेस के थे, मगर सारा का सारा डिसीजन जो साइन करते थे वो मोदी जी के कहने पे, मोदी जी का ही चलता था। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, उस टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर वही थे। तो इससे आज के डेट में मान लो कल को कोई दूसरा आ जाएगा, कोई दूसरी पार्टी, मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रहते हैं तो मगर ये थोड़ी ना है कि द्रौपदी मुर्मू अपना चलाएंगे, नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो उसकी कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, उसके कहने पे राष्ट्रपति अपना फैसला लेती है। ठीक है, इसलिए कभी कभी आप, ये डिबेटेबल है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैम्प है, ये वर्ड सुनने में आया होगा कि रबर स्टैम्प है, मतलब ये खुद का अपना डिसीजन नहीं। हाँ, प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशन पावर भी है। कब? जब मान लो हंग असेंबली हो जाए, मतलब अभी जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ, कोई पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। स्पष्ट बहुमत मतलब 272 सीट्स किसी के पास नहीं आए थे। बीजेपी के पास कितने थे? 240। मगर बीजेपी ने क्या किया, अपने एलाइड जो इनके कोलिशन का जो थे, पार्टी जो थे, उनका सबका मिला के उसके पास हो गया था 293। तो सबका लेटर, हर एक जो पार्टी उसको सपोर्ट कर रहे थे उसके एमपी साइन करके दिए थे कि हम उस बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं सरकार बनाने में। तभी जाके यहाँ पे बीजेपी वाले और ये अलग पार्टी वाले राष्ट्रपति से मिले थे कि हम लोग सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास 272 प्लस का जादुई आंकड़ा आ चुका है। ठीक है, अगर नहीं आता, मान लो अगर बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करता, तो बड़ी पार्टी है बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी थी, तो तब राष्ट्रपति का अपना अधिकार आ जाता है कि वो किसको बुलाएं प्रधानमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद इसको कुछ टाइम दें कि आप इतने टाइम में अपनी सरकार की बहुमत हासिल कीजिए, बहुमत साबित कीजिए। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। ठीक है, जैसे हुआ था, इंडिया में हुआ पड़ा है। बात करोगे 97 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाया उन्होंने, 13 दिन का टाइम भी लिया, मगर सपोर्ट नहीं मिला, सरकार गिर गई। ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रिशन पावर राष्ट्रपति का कब आता है? जब कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आता, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। आपने देखा होगा राज्य का जो इलेक्शन होता है, उस राज्य के इलेक्शन में अगर कोई भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वहाँ पे गवर्नर, राज्यपाल का रोल सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सब डरने लग जाते हैं कि अगर राज्यपाल कोई बहुमत नहीं आया तो राष्ट्रपति शासन ज़्यादा लगने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। अब महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है। पहले अभी फिलहाल इस इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन 2 बार लग चुका है। ठीक है, तो ये सब अधिकार कब आता है? जब कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं आता। तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास, आपको क्या पता होना चाहिए जनरल में, ये सब नहीं बता दो कौन से आर्टिकल में, ये सब जाओगे तो ये यूपीएससी वगैरह या जो पॉलिटिकल साइंस लिए हैं उनके लिए सब चीज़ है। आपको बस बेसिक अवेयर होना चाहिए कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है और आप उनका पास क्या है, एक रबर स्टैंप की तरह भी काम करते हैं। दोनों चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, जिसको बोला जाता है मौलिक अधिकार,
फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये कहाँ से कहाँ, तो आपको सिंपल याद रखना है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 जो है वो आपको फंडामेंटल राइट्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे लोग बोलते हैं ना मेरे पास कुछ भी बोलने का अधिकार है, न्यूज़पेपर वाले का कुछ भी लिखने का अधिकार है, वो सब कहाँ से आता है? ये सब आता है आपका आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है, राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का अधिकार। ये मतलब सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर क्या करते हैं, सरकार का बहुत सारा आलोचना करते हैं, क्यों? ये इनको फंडामेंटल राइट दिया गया है, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकते, सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकते। और फंडामेंटल राइट के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या कोई छीनता है किसी भी वे में, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो बिना लोअर कोर्ट में गए। फंडामेंटल राइट का जो गार्जियन है, जो इसको देखभाल करने का, जो हर एक नागरिक का फंडामेंटल राइट छीना ना जाए, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। आप डायरेक्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट को इसको लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपके केस को, और ये इनकार नहीं करेगा कि आप उधर जाइए उधर जाओ। बाकी केसेस में आपको लोअर कोर्ट से होके जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, मगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हो। ये चीज़ आपको पता। राइट टू एक्सप्रेशन, तो यानी राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट। एक बार जैसे अभी हुआ था, देखे आपने, ये जो नागरिकता संशोधन बिल जब आई थी तो दिल्ली में जाम लगाया था सीएए का विरोध में, हाईवे जाम किए थे किसान लोग जो हाईवे जाम करते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही ये फैसला दिया था कि आपको दूसरे का अपना बात मनवाने के लिए दूसरे का फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते। राइट टू मूवमेंट है ना, आपने हाईवे जाम कर दिया, कितना सारा दूसरे लोगों का व्यापार बंद हो गया, किसी को एम्बुलेंस से इलाज कराना जाना है वो नहीं जा पा रहा है, तो दूसरे का तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो रहा है ना। तो अपना फंडामेंटल राइट्स को, अपने राइट्स या अपने ड्यूटीज़ या अपने कोई भी चीज़ मनवाने के लिए आप दूसरे के फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे, आपको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, अपने वे ऑफ मतलब आप जैसा चाहो वैसा जियो, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, आपको कैसी लाइफ जीनी है वो जियो, आपको किससे शादी करना है वो करो। ये सब कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ। ये सबसे बेसिक है, राइट टू लाइफ। इसका सबसे ताज़ा अगर मैं एक बताऊं तो ये 2019-20-21 के अराउंड एक केरला की एक लड़की थी, एक गर्ल थी जिसका नाम था शायद हादिया। वो 20 साल के आसपास की थी। वो, उसके घर वाले कहीं और इसकी शादी करना चाहते थे, मगर वो किसी और से करना चाहती थी। तो ये मामला पहुंचा, ये खुद लेके गई सुप्रीम कोर्ट ये मामले को, कि मेरा राइट टू लाइफ हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इसमें कैसे हनन हो रहा है, तो उसने बोला जब मैं 18 साल प्लस हो चुकी हूँ, मैं वोट दे सकती हूँ, तो एक मैच्योरिटी लेवल मेरे अंदर आ चुका है, तो मैं अपने हिसाब से क्या सही है क्या गलत है चूज़ कर सकती हूँ। इतना तो पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ माना उन्होंने। इसने बोला कि राइट, आपके अपने लाइफ पार्टनर चूज़ करना भी राइट टू लाइफ में आता है। ऐसे ही केस आया था पॉल्यूशन को लेके। दिल्ली में पॉल्यूशन होती है, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट चला गया कि सर मेरा राइट टू लाइफ का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कैसे? तो बोल रहे मेरे एयर जो मैं हवा जो ले रहा हूँ सांसें,
उससे तो मेरी जान जा रही है। दिन पे दिन मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहा है तो मेरी राइट टू लाइफ का तो डायरेक्ट यहाँ पे ये हो गया, मेरी ज़िंदगी ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आपका स्वच्छ वातावरण में रहना राइट टू लाइफ में आता है। तो इसी के बेसिस पे सरकार को डायरेक्शन दिया गया कि आप इसको पॉल्यूशन को कंट्रोल कीजिए। तो देख रहे हो फंडामेंटल राइट्स का कितना ज़्यादा महत्व है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर देगा और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अवमानना। इसको आपको जेल भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जितने भी अधिकारी लोग बनते हैं एक बार बन तो जाते हैं, होता है, मगर उनका एक मिनट भी चैन नहीं है। कब कहाँ से इनको कोर्ट में घसीट दे पता नहीं चलेगा। और हर दूसरे दिन जो आपके आईएएस आईपीएस होते हैं वो कोर्ट के इधर उधर चक्कर काटते रहते, भले ही उनके पास सरकारी वकील मिलता हो, कुछ भी मिलता हो, मगर उनको एक्सप्लेनेशन देना होता है जाके कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, इससे उनका क्या है। तो ये सब चीज़ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। यही चीज़ अगर आप इंडिया में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके में क्या है, ये डिफरेंस भी याद रखना। यूके में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है। जैसे इंडिया में लिखा हुआ है ना पूरा कि इस आर्टिकल के तहत आपको ये मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। हर दूसरे दिन चाहे कोर्ट इसको अपना नया नया चीज़ ऐड कर सकती है, इवॉल्व है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दो आर्टिकल आपको सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। एक आर्टिकल नंबर 19 राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन में सब कुछ आता है, राइट टू ट्रेड, राइट टू मूवमेंट, और एक राइट टू लाइफ जिसके अंदर पूरा आपका हॉलिस्टिक लाइफ जीने का अधिकार आपको संविधान देता है। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14, जो मैंने आपको अभी बताया था कि एक गरीब ने किसी ने मर्डर किया और एक अमीर ने मर्डर किया, तो दोनों के ऊपर एक ही कानून के तहत केस चलेगा, ना कि अलग अलग केस चलेगा। इसी को बोला गया राइट टू इक्वलिटी। सब लोग कानून की नज़र में क्या है, बराबर है। सरकार किसी को ये नहीं बोलेगी कि अंबानी का बेटा मर्डर किया है तो जा बेटा तू अंबानी का है, तो हमारे पार्टी को फंडिंग देता है, तुझे हम नहीं कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। भले ही पर्दे के पीछे कुछ भी हो, मगर संविधान ऐसा नहीं करने को कहता है। क्लियर है? अब ये तो सरकार से बचाने के लिए, अगर मान लो आपको ये भी तो सवाल आया कि सर फंडामेंटल राइट्स के लिखने के लिए क्या ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत थी? जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, जब लोगों को अपना मत देने का अधिकार है, अपने पसंद का नेता चुनने का अधिकार है, तो यहाँ पे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपका फंडामेंटल राइट्स आ ही जाएगा। सरकार की मंशा कब चेंज हो जाए पता नहीं, क्योंकि पावर में आने के बाद कौन क्या, हिटलर भी पावर में आया था, क्या किया था, ये भी बहुत बड़ा प्रॉमिस करके आया था, फिर क्या किया लास्ट। पावर जैसे ही आती है ना, लालच जैसे ही इंसान को मिलना स्टार्ट होता है, लालच से ये कुछ भी कर, ये पावर छोड़ना नहीं चाहता। एक बार कुर्सी मिल गई ना तो ये कुर्सी को मतलब चिपक के कुर्सी के साथ रहना ही चाहेगा हर वक्त। इसीलिए संविधान हमें सरकार से बचा रहा है। संविधान लिखने का मतलब सरकार को लिमिट कर रहा है। ये क्वेश्चन एक बार आया भी था यूपीएससी में कि संविधान क्यों हमारे लिए ज़रूरत है। संविधान हमें सरकार की उदंडता से बचा रहा है कि अपनी लिमिट ना क्रॉस कर जाए गवर्नमेंट। मान लो आपको चलने नहीं ना दिया जाए, गवर्नमेंट एक रूल निकाल दे कल से कोई घर से बाहर मत निकल, आप ये एक ही प्रोफेशन सबको बोल दिया जाए कि सब एक ही धर्म के लोग हो जाए,
तो ये सबसे बचाने के लिए संविधान का जरूरी है। अगला एक आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी किसके लिए? देखो, जब संविधान बनाए थे ना, उस टाइम पे भारत सरकार के पास इतना रिसोर्स नहीं था कि सारा का सारा जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट एक साथ कर ले, एक साथ सारा का सारा चीज़ कर ले। उस टाइम पे इतना रिसोर्स नहीं था, प्लस उस टाइम पे लोगों के पास इतना शक्ति भी नहीं था कि इस पार्टीशन हुआ था इंडिया का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग देश बने थे इंडिया से। तो इसी टाइम पे तो इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया और सरकार को बोला गया कि जब आपका समय आ जाए, मतलब आपके पास रिसोर्सेस आ जाए, उसमें आप क्या करना, उस टाइम पे ये सब पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर लेना। आज के डेट में आप सिंपल सा ये देखते हो, ये टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में खूब चर्चाएं होती है आज के डेट। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि देश भारत में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, हर एक रूल, हर एक कानून एक जैसा सब धर्म के लोगों के ऊपर लागू। आज के डेट में क्या होता है कि मुस्लिम लोग अपना पर्सनल लॉज, जिसको सरिया बोलते हैं, उस सरिया के तहत शादी, प्रॉपर्टी, ये सब का बंटवारा अपना जो होता है उनका, ये अपना सरिया के थ्रू करते हैं। इंडिया का लॉ नहीं अपनाते, जो इंडिया में एक प्रॉपर जो वे है वो नहीं अपना रहे। तो यही करने के लिए यूनिफॉर्म मतलब क्या है, जैसे उनका देखा होगा अभी 3 तलाक का मुद्दा था, ट्रिपल तलाक वाला, वो सरिया अलाउ करता था, तो इसको तो हटा दिया गया। मगर आज के डेट में भी ये चीज़ लागू है। उनका जो 3 पत्नी रखने, मतलब एक से ज़्यादा विवाह करने का सरिया देता है, इंडिया का कोई लॉ नहीं देता, क्योंकि इंडिया के लॉ में स्ट्रिक्ट लिखा गया है कि आप अगर एक से ज़्यादा शादी करते हो, वो भी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और आपने गवर्नमेंट को बताया नहीं है और पहले के साथ आपकी मतलब डिवोर्स वगैरह हुई नहीं है, तलाक हुई नहीं है, तो आपको सीधा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने अपने ओर से, और ये सब हिंदू लोग करते भी नहीं, हिंदू वाले, मगर मुस्लिम वालों को ये ज़्यादा दिक्कत हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, पर्सनल लॉज को लेके होती है। तो इसके ऊपर कमेटी भी बहुत सारा बन चुकी है, बहुत सारे लॉज कमीशन बैठ चुके हैं, सब ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि बोल चुका है कि अब टाइम आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। और इस बार देख लेना 2029 इलेक्शन से पहले, 2029 इलेक्शन से पहले आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सरकार लेके आ जाएगी। यही एक मुद्दा बचा है उनके पास। अब 370 हटा दिए, राम मंदिर ले आए, अब यही एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पूरे भारत में, और देखते जाओगे कि हर राज्य धीरे धीरे ला रही है। अभी रिसेंट कौन सा राज्य लाया है? अभी उत्तराखंड, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। इससे पहले कहाँ पे था लागू? गोवा में। तो इंडिया में अब 2 राज्य हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हैं। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिक्कत सिर्फ मुस्लिम लोगों के साथ ही नहीं है, ट्राइबल लोगों के साथ भी है। ट्राइबल लोग, जो ट्राइब्स लोग हैं, उनका अपना कल्चर फॉलो करते हैं और अपने नियम के साथ करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि अब अभी तक तो प्रस्तावना ही है कि ट्राइब्स को, जो ट्राइबल लोग हैं, इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाए। फिर बात यही हो जाएगी, फिर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कहलाएगा? बात तो फिर यही हो गई कि आप एक को एक्सेप्शन दे रहे, एक को दोगे तो फिर दूसरा भी बोलेगा मुझे भी तो अब देखो क्या डेवलपमेंट होती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डीपीएसपी है। उस टाइम पे लोग तैयार नहीं थे क्योंकि पार्टीशन हुआ था। उस टाइम पे अगर ये आ जाता और दंगे फसाद हो जाते, ठीक है।
और दंगे फसाद हो जाते उस टाइम पे। तो अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया नहीं है, मगर लॉ कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सब बोल चुका है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का टाइम आ चुका है। तो अब देखिए सरकार कब लेके आती है और कैसे लेके आती है, ये भी सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगा। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको, अल्कोहल गांधी जी का। गांधी जी ने कहा था कोई शराबबंदी के ऊपर, इसी को लेके बहुत सारा जो बिहार में चल रहा है शराबबंदी यहीं से आया है। डीपीएसपी में बोला गया था कि शराब नहीं पी, अल्कोहल को कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, और इसमें एक्सेप्शन था कि अगर मेडिकल पर्पस के लिए ज़रूरत हो तो करते हैं। आप जितने भी सिरप वगैरह पीते हो सर्दी में, इसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल की मात्रा होती है, इसलिए तो सोते रहते हो पीने के बाद सिरप पी के। तो ये भी यहीं से डीपीएसपी में था, ठीक है। इसलिए जो भी कानून ला रहे हैं ना, तो ये संविधान के तहत ही लाएंगे, नहीं तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको बंद कर देगा।